फिल्म की शुरुआत में हम एक हाई सिक्योरिटी एरिया देखते हैं जहां कांटेदार तारे और कैमरे होते हैं। इसी दौरान शीरो नाम का एक आदमी वहां से गुजरता है। आसपास कोई न होने का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़ी एसयूवी कार के अंदर चला जाता है। एक्चुअली शीरो एक चोर है और वो इस कार में चोरी करने आया है। वो कार के डैशबोर्ड में रखी सिस्टम और दूसरी चीजें निकालने लगता है। मस्ती के मूड में वो कार की पिछली सीट पर पेशाब भी कर देता है। सारा काम खत्म होने के बाद शीरो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। अब वो घबराकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लातों से मारने के बावजूद शीशा नहीं टूटता। दरअसल सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं। अब कार के प्लास्टिक के हिस्से को तोड़कर शीरो ने हाथ अंदर डाला और खोलने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गया। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने बंदूक निकाली और विंडशील्ड पर चलाई, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे से टकराकर गोली उसके पैर में ही लग गई। खून रोकने के लिए उसने टी शर्ट का इस्तेमाल किया। तभी वो देखता है कि एक औरत कार के शीशे से लिपस्टिक लगा रही होती है, जिससे पता चला कि शीशे पोलराइज्ड थे, बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद शीरो अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी पेप्सी थी। रात गुजारने के बाद अगली सुबह वह चुराया हुआ रेडियो वापस लगा देता है और म्यूजिक चलाकर आराम करने की कोशिश करता है। शीरो एक बार फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे कार में एक कॉल आई। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक आदमी बताता है कि उसका नाम एंड्रिक फेरारी है और वो इस एसयूवी का मालिक है। वो कहता है कि ये कार 28 बार चोरी हो चुकी है और अब 29वीं बार चोरी हुई है। एंड्रिक उसे कार की कुछ खासियतें बताता है कि ये कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ और इसके शीशे पोलराइज्ड हैं। वह उसे यह भी बताता है कि कार की टंकी में 120 लीटर पेट्रोल है, जो कि किसी बॉम्ब से कम नहीं है, और उसका कार पर पूरा कंट्रोल है। शीरो उसे गाली देता है और वहाँ से निकलने को कहता है। यहाँ बहुत गर्मी है और शीरो को बहुत प्यास लगी होती है। तभी कार का एसी ऑन हो जाता है। इससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन एंड्रिक ने ये उसकी भलाई के लिए नहीं किया था। वो एसी की स्पीड बढ़ा देता है और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है, जिसके कारण शीरो को अपनी शर्ट पहननी पड़ती है। वो अपनी जीन्स से खिड़कियां बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। तभी एंड्रिक का दोबारा फोन आता है। एंड्रिक बताता है कि अगर वो उसके कुछ सवालों के जवाब दे दे तो वो उसे जाने देगा। एंड्रिक पूछता है कि अगर शीरो अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ेगा तो वो क्या करेगा। शीरो कहता है कि वो उसके कान पकड़कर पुलिस को सौंप देगा, लेकिन एंड्रिक कहता है कि एक पिता ऐसा नहीं कर सकता। कुछ देर बाद शीरो को पुलिस दिखाई दी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कार में ही कैद थी। पुलिस वाला कार का मुआयना करके चालान काट देता है, क्योंकि शीशे पोलराइज थे और हाँ, साउंड प्रूफ भी, इसलिए बाहर कोई आवाज नहीं आती और पुलिस वाला चला जाता है। शीरो के लिए मदद सामने थी, पर पहुंच से बाहर। हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है और अंदर शीरो प्यास से मर रहा होता है। तभी फिर से फोन आता है। एंड्रिक उसके सामने शर्त रखता है कि अगर वो आईडी नंबर और नाम बताएगा तो वो उसे पानी दे देगा। अब मजबूरी में शीरो उसे अपने बारे में बताता है, जिसके बाद एंड्रिक उसे पीने के लिए पानी देता है। पानी एक छोटे पाइप से बोतल में आता है जो साफ नहीं दिखता, लेकिन प्यास से परेशान शीरो बिना कुछ सोचे सारा पानी पी जाता है। शीरो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी करते हुए उसे इस तरह की हालत का सामना करना पड़ेगा। ये कोई आम कार नहीं थी, बल्कि एक पहियों वाला पिंजरा थी, जो शहर की सड़कों पर खुली कैद की तरह खड़ी थी। बाहर का मौसम सुहाना था, लेकिन वो अंदर घुटन और बेबसी से घिरा हुआ है। वो गाड़ी के अंदर एक छोटा सा कीड़ा देखता है। शीरो उससे अपने मन की बातें साझा करने लगा, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। अब रात में शीरो बहुत भूखा होता है। एक डिलीवरी बॉय उसके सामने पिज्जा लेकर आता है, लेकिन शीरो देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि एंड्रिक उसे तरह तरह से परेशान करता है। वो कार में गर्म हवा चलाता है, जिससे शीरो की हालत और खराब हो जाती है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा, आंखें लाल हो गईं और उसे चक्कर आने लगे। गर्मी इतनी बढ़ गई कि शीरो को अपनी जीन्स और शर्ट तक उतारनी पड़ी। उसे मौत करीब आती महसूस हो रही थी, लेकिन तभी एंड्रिक हीटर ऑफ कर देता है। इतनी भूख के कारण शीरो कार में रखी गाइड बुक खाने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे प्यास लगती है और उसे अपना टॉयलेट पीना पड़ता है। 2 दिनों तक कार में बंद रहने के कारण शीरो का धैर्य जवाब देने लगा। इसी बीच एक और चोर कार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस भी पहुंच जाती है। बाहर बहुत लोग होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कार में कोई फंसा हुआ है। अब उसके बचने का ये मौका भी चला जाता है। सब कुछ खत्म हो गया लगता है।
इसके बाद रात गिर आती है और भूख से बेहाल शीरो एक कीड़े को खाने की हद तक पहुंच जाता है जो उस कार के अंदर था, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो इंसानियत खो रहा है। तभी बाहर एक जोड़ा अंतरंग पलों में खोया होता है और शीरो बेबसी से उन्हें देखता रह जाता है। अगले दिन एंड्रिक का फिर से फोन आता है। उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो शीरो को बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे वो खा सकता है। चॉकलेट खाने के बाद शीरो थोड़ा बेहतर महसूस करता है। वो अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर धूप में रखता है और बाहर लोगों की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर देता है। बाहर शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। लोग अपने कामों के लिए आ जा रहे थे, घूम रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, चल रहे थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि इस चमचमाती गाड़ी के अंदर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। शीरो उन सबको देखकर सोच रहा था कि कितने बेखबर हैं ये लोग और कितनी अकेली है उसकी ये लड़ाई। इसके अलावा वो कुछ कर सकता था, वह थी कोशिश। काफी कोशिश करने के बाद शीरो दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब होता है, लेकिन वो छेद इतना छोटा था कि उससे आवाज बाहर नहीं जा सकती। तभी एंड्रिक का फोन आता है। वो बताता है कि उसके पास एरिना और लियोनेल की खबर है। शीरो इन दोनों का नाम सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वे उसकी पत्नी और बच्चा हैं। एंड्रिक बताता है कि उसने उसके परिवार को बताया कि वह लॉटरी में $1,00,000 जीतकर कहीं भाग चुका है। यह सुनकर शीरो का खून खौल उठा। उसने एंड्रिक से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड्रिक उसे उसकी पुरानी चोरियां, फिरौतियां, यहाँ तक कि मर्डर याद दिलाता है। एंड्रिक कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चा दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। वे एक आदर्श परिवार हैं, पर तुम तो बस एक चोर हो। वे तुम्हें डिजर्व नहीं करते। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है। हम देखते हैं कि शीरो फोन में बैटरी डालता है और किस्मत से वह चल गया। वो जल्दी से अपनी पत्नी एरिना को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। शीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और बैटरी भी खत्म हो जाती है। अगले सीन में वो बेजान बैठकर बार बार कार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करता है जैसे कोई चमत्कार की उम्मीद हो। तभी अचानक कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गियर रिवर्स में होता है। शीरो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाकर ठोक देता है और फिर कार से बाहर निकलकर पास के कैफे पर चला जाता है। शीरो वहां पानी की बोतल और बर्गर लेता है और टेबल पर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास एक सुरक्षा गार्ड आकर पैसे देने को कहता है, लेकिन तभी शीरो उसे गोली मार देता है। हालांकि हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। शीरो सब कुछ खो चुका है, इसलिए बंदूक से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक रिलोड नहीं थी। तभी एंड्रिक का फोन आता है और सरप्राइजिंगली वो पहली बार उसके सामने आता है, लेकिन शीरो उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची। एंड्रिक कार में बैठता है और उससे बातें करता है। पहले शीरो ने सिगरेट मांगी थी तो एंड्रिक सिगरेट भी लाया था। एंड्रिक एक डॉक्टर था, इसलिए वो शीरो के घाव को देखता है जो गोली लगने के कारण हुआ था। लेकिन जब एंड्रिक फोन पर किसी से बात करने लगता है तो शीरो अपनी बंदूक उठाकर उस पर शूट कर देता है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं होती कि वो किसी से मदद मांग सके। वो बंदूक चलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है। तभी एंड्रिक उसका सिर पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी एक लेडी पुलिस उसे देख लेती है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रिक कहता है कि ये उनका आपसी मामला है। कुछ ही देर में वहाँ कई पुलिस वाले, पत्रकार और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वे सभी उसे समझाते हैं कि वो उस आदमी को छोड़ दे, लेकिन एंड्रिक अपने तर्क देता है कि शीरो ने उस पर गोली भी चलाई थी जिससे वो बाल बचा। एंड्रिक यहाँ के लोगों का भी सहारा लेता है जो चोरियों से परेशान है। उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता, इसलिए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को बातचीत के लिए बुलाया जाता है। वो उसे समझाता है कि शीरो को उसकी शिक्षा मिल चुकी है और भले ही एंड्रिक की 28 कारें चोरी हो चुकी थीं, लेकिन इस समय वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है। यहाँ एंड्रिक एक रेस्पेक्टेड डॉक्टर था, लेकिन वो चोरियों से इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो अब भी उसे नहीं छोड़ता। लेकिन वो पुलिस वाला इमोशनली समझाता है कि ये काम उसकी बेटी को हत्यारे की बेटी बना सकता है जिसने इतने कैमरों के सामने खून किया। ये बात सुनकर एंड्रिक शीरो को छोड़ देता है। वहाँ कई लोग एंड्रिक को शीरो से भी बड़ा क्रिमिनल मान रहे थे जिसको वो सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह खुद को कार के अंदर बंद कर लेता है। इसके बाद वह अपने फोन से टाइमर चलाता है और कुछ देर बाद कार में धमाका हो जाता है। एंड्रिक ने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, उसने बस एक चोर को सबक सिखाने का प्लान बनाया था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जाने के बाद उसे सुसाइड करना पड़ा। जबकि शीरो ने भले ही कई गलत काम किए हों,
लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उसे अगले दिन रिहा कर दिया गया और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। बाकी आपको एड्रिक और शीरो में से कौन सही लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ये 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।